स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। सीजेआई की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। पीडीपी की ओर से इंटरवेंशन याचिका दाखिल की गई है। आज इंटरवेंशन याचिका पर भी सुनवाई होगी। सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन दलील रखेंगे। तो साल 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त किया गया था, उस निरस्तीकरण के बाद करीब 29 अर्जियां जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई है। अर्जियों के दाखिले के तकरीबन 4 सालों के बाद ये समाअत शुरू हुई है और रोजाना की बुनियादों पर पीर और जुमे के अलावा रोजाना की बुनियादों पर इस पर समाअत चल रही है। 6 से 7 दिनों की समाअत पूरी हो चुकी है और जब कभी समाअत होती है तब जम्मू कश्मीर का कोई ना कोई बड़ा सियासी चेहरा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहता है। एक दिन पहले भी जब समाअत हो रही थी तो वहां महबूबा मुफ्ती मौजूद थी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद दिल्ली से। खुर्रम, आज की समाअत को लेकर क्या खबरें हैं? आज समाअत में किसे दलील पेश करने का मौका मिल सकता है और जो इंटरवेंशन पिटीशन है पीडीपी की जानिब से उसके बारे में क्या डिटेल है? विशाल, देखिए, जैसे कि आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती आज दोबारा कोर्ट में मौजूद रहने की उनकी इत्तला है। कल भी वो मौजूद रही थी और अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की जो सियासी लीडर्स हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करा रहे हैं क्योंकि ये पूरा मौजू अवाम की जज्बात से जुड़ा हुआ है, ऐसा वो मानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पर इस 370 को जिस तरीके से हटाया गया उसको चैलेंज किया है। महबूबा मुफ्ती कल भी आई थी, आज वो दोबारा आने की उनकी इत्तला है और आज दुष्यंत दवे जो सीनियर एडवोकेट हैं, कल जिस तरीके से वो दलाइल रख रहे थे, आज भी वो अपने दलाइल रखेंगे और उसके बाद फिर दूसरे सीनियर वकला जो मौजूद हैं उनको दलाइल रखने का मौका मिल सकता है। लेकिन जहां तक इंटरवेंशन जो पिटिशंस हैं उनको लेकर इस तरह की खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम उनको नहीं सुनेंगे, बल्कि जो भी उनको अपना सबमिशंस है वो लिखकर वो कोर्ट में दे सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि कितना मौका मिलता है और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको कुछ इसका इम्कान नजर आता हो कि उनको उनके वकील को मौका वहां पर मिलेगा। जिस तरीके से नित्यानंद रामकृष्णन उनकी जो वकील हैं उनको वहां पर मौका मिल सकता है। लेकिन अभी तक की जो इत्तला है विशाल, वो सीधे तौर पर यही है कि जो भी इंटरवेंशन हुए हैं वो कश्मीरी पंडितों की तरफ से हुए हों या जो भी सियासी पार्टियां हैं या जो भी बाद में लोग पहुंचे हैं उनको सीधे तौर पर कोर्ट सुनने वाला नहीं है, बल्कि वो जो भी सबमिशंस होंगे, जो भी उनके दलाइल होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर, लिखित तौर पर वो वहां पर रिटर्न अंदाज में दे सकते हैं। आज दुष्यंत दवे ही इसको जारी रखेंगे और जहां तक बुनियादी नुक्ता जो अभी तक दिलचस्प तरीके से डिस्कस हो रहा है वो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल और जो शिक नंबर 3 है, किस तरीके से राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास कर सकते हैं और उसको फिर जो विधायिका है, जो नुमाइंदे हैं, उनके पास जाना जरूरी होता है, तो उसको लेकर के काफी हद तक ये विशाल डिस्कस हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में। धारा 370 के निरस्तीकरण के खिलाफ जो अर्जियां कोर्ट में है उसको लेकर लगातार सुनवाई का दौर जारी है और जो एक दिन पहले जो खबर थी कि महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी की तरफ से भी इंटरवेंशन पिटीशन दायर की गई है तो उस पर भी आज समाअत होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते, अरवानी क्रॉसिंग NH-44 और अनंतनाग के अकाद इलाकों में 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। उमर भट्ट नामी एक शख्स की स्किम्स सौरा में सड़क हादसे में मौत हो गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उधमपुर पर बोटी ग्राउंड के करीब एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। बस में मच्छिल
तीर्थयात्री सवार थे। हादसे में 13 यात्री जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। मिनी बस जम्मू मछिल माता मंदिर जा रही थी। जख्मी यात्रियों को फौरी तौर पर उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो 2-3 हादसे ने ये तमाम जो तस्वीरें हैं, इससे जाहिर हो रहा है कि हादसात जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और मुदस्सिर हमारे से जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। इस बारे में हम जानकारी लेंगे मुदस्सिर से। मुदस्सिर, ये 2-3 हादसे जो हो गए हैं, ये अरवानी क्रॉसिंग पर एक हादसा, फिर दूसरा मच्छल यात्री जो है वो हादसे का शिकार हो गए, इसके क्या तफसीलात हैं और इनमें जो नुकसान एक तरह से है जानी या माली, वो किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि ये दो अलग अलग जो रोड एक्सीडेंट्स है वो रोनमा हुए कल शाम की अगर हम बात करेंगे, जो एक बड़ा हादसा है वो अकड़ सलीगाम अनंतनाग में पेश आया खनबल पहलगाम रोड पर। और इसमें बताया जा रहा है कि दो जो स्कूटर्स है, दो बाइक राइडर्स थे, तो वो आपस में टकराई, दो बाइक्स, और एक बाइक पे जो है तीन अफराद जो थे वो सवार थे और दूसरी बाइक पे एक जो शख्स था वो सवार था, और जिसकी वजह से हेड ऑन कोलिजन हो गया और चारों जो शख्स थे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए और जिनको पहले जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, रेफर किया गया, और वहां से चारों जो अफराद है उनको सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया था। और ये दिल दहलाने वाली बात यह है कि जो उमर इकबाल भट्ट नामी एक नौजवान था मटन अनंतनाग का, तो वो फिर जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और इसके अलावा एक और हादसा जो था वो आरवनी क्रॉसिंग, जो कि एक्सीडेंटल के लिए जो है प्रोन एरिया बन गया है आरवनी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर, तो वहां पर एक और हादसा पेश आया जो कि एक गाड़ी के साथ एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो टकरा गया और जिसके नतीजे में वो भी शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तो कुल मिलाकर इन दोनों हादसा में 5 अफराद जख्मी हो गए और जिनमें से बाद में एक जख्मी की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जो कि उमर इकबाल भट्ट नामी नौजवान है। और विशाल, अगर हम हादसा की बात करेंगे तो 2023 में जो सड़क हादसा है कश्मीर में काफी इजाफा देखने को मिला है और अभी तक जो आंकड़े हैं हमारे पास, जो ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े हैं, तो उसमें अभी तक जो है 150 के करीब जो फैटल्टीज है, यानी कि 125 के करीब जो अमवात है वो रोनमा हुई है और 1070 के करीब जो एक्सीडेंट्स है वो रोनमा हुए हैं कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। और जिसमें जो सबसे ज्यादा सड़क हादसा है वो श्रीनगर में पेश आए हैं और जो अनंतनाग जनूबी कश्मीर है तो वहां पर अनंतनाग दूसरे नंबर पर है। और इसके कई वजूहात बताए जा रहे हैं, जैसे वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट या ओवर स्पीडिंग या ओवरटेकिंग या फिर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करेंगे। और विशाल, सबसे जो ज्यादा इनमें उछाल जो है एक्सीडेंट्स में वो बाइक जो एक्सीडेंट्स है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स है, तो वो उसमें इजाफा देखने को मिला है। और जिसमें स्टंट बाइकिंग जो है या हेलमेट के बगैर जो बाइक राइडिंग है, तो वो सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय है और जिसकी वजह से इंतजामिया भी आए दिन जो है कार्रवाइयाँ करती रहती है और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो भी चलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ई चालानिंग या फिर कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रोड परमिट्स है वो भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्सीडेंट्स की शरह है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल पा रही है और जिसकी वजह से आम लोग भी परेशानी के शिकार हो गए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी नेग्लिजेंस दिख रही है, जैसे जो स्पीड ब्रेकर्स की कमी या फिर जेब्रा क्रॉसिंग्स की कमी। और जिस तरह से खनबल पहलगाम रोड की हमने बात की, हाल ही में जो है मैग्नेमाइज किया गया रोड को और सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल ये रोड है क्योंकि अमरनाथ यात्रा का गुजर भी इसी रास्ते से होता है। और इसके अलावा जो टूरिस्ट फ्लो है काफी ज्यादा इस रोड पर देखने को मिलता है, लेकिन कहीं जो क्रॉसिंग्स थी वहां पर स्पीड ब्रेकर्स को हटाया गया और कहीं बिल्कुल। मैं मुदस्सिर एक सवाल ये करना चाहूंगा कि जो मच्छल यात्री जो हादसे का शिकार हुए उसमें ये खबर थी कि दुर्घटना में 13 तीर्थ यात्री जो घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। क्या कोई ताजा स्थिति मिल पाई है उस बारे में कि जो घायल जो व्यक्ति थे उसकी हालत अभी कैसी है?
बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि ये भी हादसा जो था एक बड़ा हादसा था और उसमें जो अफराद है उनको सभी को हॉस्पिटल रेफर किया गया है, और जिस तरह से आपने कहा कि एक की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है और वो अब भी ज़ैर इलाज है। हालांकि डॉक्टरों की यही कोशिश रहती है कि उनको जो है जल्द से जल्द फर्स्ट एड दिया जाए और उनकी जानें बचाई जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो उनको फिर रेफर कर दिया जाता है जो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल्स है, और बिल्कुल इनको भी टेरिशरी केयर हॉस्पिटल में ही रेफर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए। तो दो अलग अलग हादसे हुए हैं और इन हादसों से कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर इन हादसों की वजह क्या होती है। क्या कई बार सड़कों की हालत या फिर ओवरलोडिंग, कई तरह की बातें होती हैं जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और फिलहाल हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे कि हम राहुल गांधी आज कहाँ का दौरा करने वाले हैं और कहाँ वहाँ उनकी तैयारी किस तरह से है उनकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज राहुल गांधी लेह लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे लद्दाख पहुंचेंगे, ऐसी खबर है। राहुल गांधी लेह में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वहां की स्थितियों को जानेंगे और वहां पार्टी को कैसे मजबूत करना है इस पर बातचीत हो सकती है। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में भी उनको हिस्सा लेना है। तो राहुल गांधी का आज लद्दाख का दौरा होगा। आज राहुल गांधी लेह पहुंचेंगे और लेह लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे लद्दाख पहुंचेंगे। राहुल गांधी लेह में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मोरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर। मोरूप, क्या कार्यक्रम है, शेड्यूल क्या है राहुल गांधी के वहां पहुंचने का, और राहुल गांधी वहां कितना समय बिताएंगे और किन किन तरह के कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे? जी विशाल, जो राहुल गांधी है आज लगभग दोपहर के 1 बजे ले पहुंचेंगे। उसके बाद आज के दिन उनको जो कांग्रेस वर्कर है, जो टेरिटोरियल कांग्रेस प्रेसिडेंट के क़यादत में उनको रिसेप्शन देंगे एयरपोर्ट पे। उसके बाद वो सीधा होटल जाके आज के दिन कंप्लीट रेस्ट करेंगे, क्योंकि जो लद्दाख में जो आते हैं उनको कुछ घंटों या एक दिन कम से कम रेस्ट करना होता है एक्लेमेटाइजेशन के लिए। तो आज के दिन कंप्लीट रेस्ट करेंगे। उसके बाद जो कल की जो प्रोग्राम के बारे में बताया, तो कल यूथ के साथ इंटरेक्शन होगा। यहाँ एक स्पितुक नाम का गांव है एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर यूथ के साथ इंट्रोडक्शन उनका रखा गया है, जिसमें कोई भी यूथ अपना यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है और जो भी उनसे सवालात है वो किया जा सकता है। जी विशाल जी, तो जैसा आपने बताया राहुल गांधी आज लद्दाख पहुंचने के बाद लेह में आज वो रुकेंगे, कल भी वो वहीं रहेंगे? जी विशाल, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन तो कंप्लीट रेस्ट करेंगे, कल यूथ के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद एक एग्जीबिशन मैच है जो कांग्रेस एक टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट का जो कांग्रेस यूथ ने कई साल से ये टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसका एक एग्जीबिशन मैच में भी शामिल होंगे। उसके बाद हालांकि इतना ही प्रोग्राम बताया गया, लेकिन कई सूत्र बताते हैं कि उनका 2-3 दिन यहाँ रुक सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से उतना डिटेल नहीं बता पा रहे। जी विशाल, तो मोरूप, ये राहुल के वहाँ आने की खबर जाहिर है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में तो वहाँ होगी ही, तो वहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का जोश है या किस तरह की तैयारियां वहाँ आप देख पा रहे हैं? जी विशाल, ये कांग्रेस में 2-3 दिन से लगातार मीटिंग चल रहा है। यहाँ हो या करगिल हो, हर यहाँ पर कंटिन्यूस मीटिंग चल रहा है। तो उसमें ये राहुल गांधी की जो आने की जो संभावना जताया जा रहा है, लेकिन कल ही कंफर्म हो पाया। तो इससे पहले कांग्रेस के कई वर्कर काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, खासकर मेरे ख्याल से जो करगिल की हिल काउंसिल का इलेक्शन भी आने वाले, जिसमें रिसेंटली एनसी और कांग्रेस का कोलिशन भी हुआ, तो उन सब के बारे में भी जो राहुल गांधी को बताया जाएगा किस तरह से जो पार्टी का स्ट्रेटेजी रहेगा हिल काउंसिल के इलेक्शन को लेके। साथ ही साथ जो लद्दाख में जो कांग्रेस है उसके जो मजबूत बनाने के लिए किस तरह से वो लोग तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में भी वो लोग डिस्कस करेंगे। कांग्रेस के वर्कर काफ़ी 2-3 दिनों से उसके लिए तैयारी कर रहे थे। जी वैसा
मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली किस जगह की खबर है, लेकिन ये लद्दाख की खबर थी कि जहां पर एक बड़ी संख्या में तकरीबन 15 के आसपास कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, ऐसी कोई खबर थी। आप मुझे इसके बारे में बताएंगे तो क्या ये सारे मुद्दे भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं या बात सामने आ सकती है? हाँ बिल्कुल वैसल, ये खबर जो आप बता रहे हो वो जंस्कर की है, जहाँ पर जो रिसेंटली हमने सुना एनसी और कांग्रेस का कोलिशन हुआ, उसके बाद जो जंस्कर के कांग्रेस के लीडर ने काफ़ी जो खासकर जो हिल काउंसिल में फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रह चुके जो स्कालजा वांगेल जी, उसकी क़यादत में काफ़ी जो वर्कर बताया जा रहा है 200-300 के करीब बीजेपी में शामिल हुआ। तो वो भी इसके बारे में भी इनको मेरे ख्याल से आज्ञात करेंगे कि किस तरह से ये हुआ। जी विशाल जी, मोरूप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मोरूप ने हमें बताया कि राहुल गांधी आज लद्दाख पहुंचेंगे, 12 बजे के बाद वो वहां पहुंचेंगे आज दिन में, और ऐसा भी सुनने में आया है, जैसा मोरूप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है लेकिन इतना पता है कि आज राहुल गांधी वहां ठहरेंगे और कल भी वो लेह लद्दाख में ही रहेंगे। उसके बाद आगे के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो मकसद है जाहिर है राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं तो पार्टी के नेता वहाँ हैं, जो फंक्शनरीज हैं, उनके साथ मीटिंग होगी और आने वाले जितने भी तरह के चुनाव हैं उसको लेकर के कोई लाए है अमल, कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, शिमला से इस वक्त एक बड़ी खबर है। आज भी सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। शिमला में पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकारी और निजी यानी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैक्षणिक संस्थान बंद रहने वाले हैं। खराब मौसम के चलते शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये एक अहम खबर है और खबर ये है कि आज भी तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो तमाम के तमाम बंद रहने वाले हैं। खराब मौसम के चलते शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। शिमला में समर हिल के शिव बावड़ी में भूस्खलन के बाद जहां पर वहां काफी तबाही मची थी, जहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जैसा कि खबरें लगातार आ रही, और यहां अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 8 लोगों के दबे होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। बता दें कि समर हिल इलाके में शिव मंदिर पर सोमवार को पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था और यहां कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, सबसे पहले तो अब ये बताएं कि इस वक्त मौसम का हाल कैसा है, किस तरह का मौसम है, और दूसरा ये कि शिव बावड़ी के पास जो हादसा हुआ था, जो भूस्खलन हुआ था, क्या वहां पर राहत बचाव कार्य अब भी जारी है? क्या अब भी आशंका इस बात की संभावना है कि कोई दबा हो सकता है, कोई जान बचाई जा सकती है? और ये जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने की जो खबर है वो आज के लिए है या फिर आने वाले दिन के लिए भी? विशाल, पहले शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कल एक फेक लेटर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जो शिक्षा सचिव की तरफ से जारी किया गया था, और जो फेक लेटर है उसमें बताया गया था कि ये शिक्षा सचिव की तरफ से जारी किया गया है और पूरे प्रदेश में आज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ये पूरी तरह से फेक लेटर था। अब ये सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सभी क्षेत्रों में वहाँ के एसडीएम या फिर डीसी, उनकी तरफ से लेटर जारी किया जाएगा, वहाँ की पर्टिकुलर ब्लॉक की उपमंडल की परिस्थितियों को देखते हुए कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे या खुले रहेंगे। तो ऐसे में सभी लोगों से मेरी अपील भी यही है, न्यूज़ 18 की अपील यही है कि आपके संबंधित डीसी या फिर एसडीएम की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है पर्टिकुलर एरिया में, उसके ऊपर ही ध्यान दें और वहाँ के हालातों को देखते हुए ही ये उपमंडल अधिकारी या फिर डीसी की तरफ से लेटर जारी किए गए हैं। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में आज शिक्षण संस्थान बंद हैं। अलग अलग अगर
हम एसडीएम की या डीसी के लेटर्स की चर्चा करें तो अधिकांश क्षेत्रों में बंद हैं। कुछ एक स्थानों पर हो सकते हैं वहाँ के संबंधित डीसी और वहाँ के संबंधित एसडीएम की तरफ से ये लेटर जारी किए गए। शिमला शहरी में बंद है, शिमला ग्रामीण में बंद है, शिमला ज़िला के अधिकांश क्षेत्रों में स्कूल बंद हैं। इसके अलावा अन्य ज़िलों में भी, चाहे वो मंडी, कुल्लू और अन्य ज़िलों में भी अधिकतर एसडीएम की तरफ से जो लेटर जारी किए गए हैं शिक्षण संस्थानों के, वो शिक्षण संस्थान बंद रखने के लेटर जारी किए गए हैं। लेकिन उन्हीं लेटर्स के ऊपर विश्वास किया जाए जो ऑर्डर एसडीएम या डीसी की तरफ से जारी किए गए हैं। तो हर उपमंडल में अलग अलग परिस्थिति है, जियोग्राफिकली अलग अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से आपदा आई है तो हर क्षेत्र में, हालांकि पूरा हिमाचल प्रदेश आपदा से प्रभावित है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं। इसी प्रकार के लैंडस्लाइड हर जगह, हर पूरे नेशनल हाईवे में, शिमला शहर में ही पंथा घाटी से लेकर महली से लेकर आईएसबीटी तक, अगर 20 किलोमीटर का पूरा एरिया, पूरा पैच हम चर्चा करें तो लोग पैदल चले हुए हैं और इसी प्रकार के लैंडस्लाइड हर जगह हुए हैं। तो खतरा पैदल चलने में भी है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं। शिमला शहर में पिछले 48 घंटों में 250 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं और इसको देखते हुए हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट की तरफ से, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि जिसको भी लग रहा है कि उसके घर के पास पेड़ खतरनाक स्थिति में है और गिर सकते हैं, मकान के ऊपर गिर सकते हैं या नुकसान हो सकता है, वो भी उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि राजधानी का जो कोर एरिया है यहाँ पर पहले पेड़ काटने के लिए कैबिनेट की अप्रूवल ली जाती थी। पहले एमसी की कमेटी की तरफ से अप्रूवल होती थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसमें होते थे, फिर एमसी सर्वेक्षण करने जाती थी पेड़ का कि ये खतरनाक है या नहीं। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाता था नगर निगम और वो रिपोर्ट कैबिनेट में जाती थी, कैबिनेट में फिर अप्रूवल मिलती थी, उसके बाद पेड़ों को काटा जाता था और सालों तक का समय एक एक पेड़ को काटने के लिए लगता था। लेकिन इस त्रासदी को देखते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी की तरफ से आदेश जारी हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और एमसी को कि पेड़ों को काटा जाए। जो खतरनाक पेड़ हैं लोग खुद भी काट सकते हैं लेकिन बचाव रखें। तो ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 250 से अधिक पेड़ जो चिन्हित किए गए हैं नगर निगम की तरफ से, 300 से अधिक पेड़ हैं जो नगर निगम की तरफ से चिन्हित किए गए हैं, उनका कटान शुरू हो पाएगा। और इसके अलावा जिन लोगों के घरों के पास पेड़ खतरनाक स्थिति में है वो भी काट सकेंगे। अब समरहिल वाले हादसे की अगर हम जिक्र करें, अस्सी बॉडी के पास जो हादसा हुआ है, 13 शव मिल चुके हैं। अत्याधुनिक मशीनें आर्मी की भी यहाँ पहुंच चुकी हैं, उनसे भी खनन शुरू हो चुका है। राजेंद्र, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राजौरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 3.6 रही है। तीव्रता के हिसाब से अगर देखें तो ये ज्यादा खतरनाक प्रतीत होता नजर नहीं आता, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में झटके आ रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के गैप पर इस तरह के झटके आ रहे हैं। सुबह करीब 3:49 पर ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर के राजौरी में आए हैं। जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, राजौरी में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। भूकंप के झटके राजौरी में महसूस किए गए हैं जिसकी तीव्रता बताई जा रही है 3.6। तीव्रता के हिसाब से ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं दिखता, लेकिन हालिया दिनों कई बार ऐसे झटके आ चुके हैं, अलग अलग इलाकों में आ चुके हैं। और ये जो झटका आया भूकंप का जिसकी तीव्रता 3.6 बताई जा रही है, ये सुबह करीब 3:49 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो जम्मू कश्मीर से यह खबर, राजौरी में भूकंप के झटके की जो तीव्रता है वो 3.6 बताई जा रही है। और ये झटके सुबह करीब 4 बजे यानी 3:50 के आसपास महसूस किए गए। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।